नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है कि स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच स्टेला इज फॉलोइंग व्हेन शी ट्रीट्स पेमेंट्स फॉर स्मॉल आइटम्स विच मे लास्ट लॉन्गर देन 1 year एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। स्टेला ने मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो किया है। ये प्रिंसिपल कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ मटेरियल आइटम्स जो फाइनेंशियली सिग्निफिकेंट हो, सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करना चाहिए। जब किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू इतनी छोटी यानी कि इममटेरियल हो कि अगर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई ना भी किया जाए तो फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजफुलनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे डायरेक्टली एक्सपेंस कहा जा सकता है। ठीक होगी जी। यहाँ ये देखें कि वेजेस एंड फ्लावर्स की कॉस्ट $120 थी। स्टेला के लिए ये इममटेरियल थी, उसने $150 का एक बेंचमार्क रखा हुआ था, इसीलिए उसने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स भी बन सकता था। अब इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिंपल रहे और क्रॉस बेनिफिट भी मेंटेन हुआ। चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं और वो ये है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। देन नीचे लिखा हुआ है कि वन एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल इन 5D1। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल वहां पर ऊपर फॉलो किया गया है उसका एक एडवांटेज हमने लिखना है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑल्दो के वेजीज एंड फ्लावर्स की $120 की कॉस्ट को नॉन करंट एसेट्स ट्रीट किया जा सकता था क्योंकि लाइफ टाइम 1 year से ज्यादा है, लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए स्टेला ने अपना टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों को सेव कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करने की वजह से। ठीक हो गया। चलें इसको लिख लेते हैं कि इट सेव्स टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव costs because depreciation does not need to be calculated and charged for low valued non current assets। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।